Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is इंटरनल ट्रेड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कंट्री के अंदर रह करके किस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। बाहर की कंट्री से ना तो हम कोई गुड्स या सर्विसेज मंगवाएंगे और ना ही बाहर की कंट्री में हम कोई गुड्स या सर्विसेज भेजेंगे। सिर्फ एक कंट्री के अंदर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अपना टॉपिक है इंटरनल ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इंटरनल और ट्रेड दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब बाइंग और सेलिंग करना, यानी प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करना क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। बात आ गई इंटरनल, यानी एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर, एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह करके गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करना क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रेड। अब देखो, ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग और सेलिंग करना किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की। प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करना क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है। बात है इंटरनल ट्रेड की। विद इन ए ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह करके गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करना क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रेड कहलाता है। यानी बाहर की कंट्री में ना तो कोई माल हम भेजेंगे और ना ही हम कुछ मंगवाएंगे। सिर्फ एक कंट्री के अंदर, मान लो हम इंडिया के रेजिडेंट्स हैं तो इंडिया के अंदर रहकर ही हमें ट्रेड करना है। बाहर की कंट्री से अपना कोई लेना देना नहीं। इस इंटरनल ट्रेड को और हम किस नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड। यानी सिर्फ एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो बिजनेस किया जाता है उस बिजनेस को बोलते हैं इंटरनल बिजनेस। जो भी इस बिजनेस में पेमेंट की जाएगी, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली इन कंट्रीज नेशनल करेंसी। एक कंट्री की जो नेशनल करेंसी है, जैसे इंडिया की नेशनल करेंसी रुपीज है, तो सिर्फ पेमेंट किस में होगी? इंडियन करेंसी के अंदर होगी। अगर यूएसए है तो यूएसए की करेंसी के अंदर ही यूएसए की पेमेंट होगी। बात यह है कि जिस कंट्री के अंदर इंटरनल ट्रेड हो रहा है उसी कंट्री की करेंसी के अंदर पेमेंट की जाएगी। हम बात इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जो ट्रेड किया जाता है उसकी जो पेमेंट की जाती है या फिर जो अमाउंट रिसीव होती है वो सिर्फ इंडियन करेंसी यानी रुपीज में रिसीव या पेमेंट की जाएगी। अब बात है कि फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। ये जो इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं हम, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं उसके क्या फीचर्स हैं वो देखो। पहला फीचर्स क्या है? विद इन ए कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रेड कहलाता है। सेकंड क्या है? पेमेंट की जाएगी, पेमेंट मेड एंड रिसीव। चाहे हम क्या कर रहे हैं? अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, चाहे हम पे कर रहे हैं, अमाउंट जाएगी होम करेंसी के अंदर। होम करेंसी, इंडिया की होम करेंसी क्या है? रुपीज। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एनीवेयर। इंडिया के अंदर चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर में रहे हो, चाहे आप महाराष्ट्र के रेजिडेंट्स हो, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो इंडिया के अंदर, आप गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करोगे। ना तो आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, ना ही कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। यानी किसी भी गुड्स को कहीं पर भी आप परचेज कर सकते हो। कहाँ पर? सिर्फ विद इन इंडिया। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इंटरनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो इस पूरी स्लाइड को अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो इंटरनल ट्रेड क्या है? एक ऐसा ट्रेड है, एक ऐसा बिजनेस है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग की जाती है सिर्फ एक इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। पेमेंट चाहे अमाउंट रिसीव हो चाहे हमें पे करनी हो, सिर्फ और सिर्फ इंडियन करेंसी के अंदर ही अमाउंट को हम रिसीव करेंगे और पे करेंगे। कोई भी पर्सन कहीं से किसी भी गुड्स को परचेज कर सकता है और सेल कर सकता है। इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ना तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और ना ही कोई कस्टम ड्यूटी लगेगी। इस स्लाइड का सार सिर्फ इतना ही है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो इंटरनल ट्रेड है इसके कितने टाइप्स हैं। बात हम ट्रेड की कर रहे हैं और सिर्फ इंटरनल ट्रेड की, यानी एक कंट्री के अंदर रह करके हम कितने तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो देखो।
अब हम देखते हैं कि इंटरनल ट्रेड के कितने टाइप्स हैं। तो इंटरनल ट्रेड को हमने 3 बेसिस पर अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है। देखो, फर्स्ट अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो फर्स्ट देखते हैं कि इंटरनल ट्रेड को हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के बेस पर कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है डायरेक्ट ट्रेड और दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रेड। अब ये डायरेक्ट ट्रेड क्या है, इनडायरेक्ट ट्रेड है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट इसमें हमें अभी देखना है कि इंटरनल ट्रेड का क्लासिफिकेशन किस बेस पर और कितने टाइप्स में किया गया है। 3 बेस लिए गए हैं, रिलेशनशिप के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल और एक है क्वांटिटी के बेस पर। तो पहला मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप के बेस पर इंटरनल ट्रेड 2 टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट ट्रेड और दूसरा इनडायरेक्ट ट्रेड। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल की बात हो रही है। लेवल में हम एक बार लोकल लेवल ट्रेड करते हैं, बिल्कुल एक टाउन के अंदर, दूसरा स्टेट लेवल ट्रेड है, तीसरा नेशनल लेवल ट्रेड। फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी की बात हो रही है कि हम कितने गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं, क्वांटिटी कितनी यूनिट का हम ट्रेड कर रहे हैं। एक है होलसेलर ट्रेड और एक है रिटेल ट्रेड। एक होलसेलर यानी ज़्यादा क्वांटिटी में हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। रिटेल ट्रेड यानी हम छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये हम 1 बाय 1 काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बट अभी आप एक बार ये डायग्राम बना लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं आगे। देखो, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इंटरनल ट्रेड का क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 किस बेस पर और कितने पार्ट में किया गया है। पहला बेस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बेस पर इंटरनल ट्रेड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है डायरेक्ट ट्रेड, दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड के अंदर क्या होता है कि यहाँ प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने किसी भी प्रोडक्ट को बनाया, मान लो इस मार्कर को ही बनाया, तो प्रोड्यूसर से गुड्स किसके पास जाता है, होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास और रिटेलर से जाता है एंड कंज्यूमर के पास में। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है डायरेक्ट ट्रेड की। तो जो प्रोडक्ट यहाँ प्रोड्यूसर ने बनाया था वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। यानी चाहे वो ऑनलाइन मोड से परचेज करे, यानी यहाँ पर मान लो कंज्यूमर है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने ये मार्कर चाहे ऑनलाइन ऑर्डर किया हो या फिर उसने डायरेक्ट फिजिकली जाके वहाँ से प्रेजेंट यहाँ से परचेज किया गया हो, लेकिन लिंक क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में अगर डायरेक्ट लिंक है, अगर ये कंज्यूमर यहाँ से इस गुड्स को परचेज कर रहा है, यहाँ से इस मार्कर को परचेज कर रहा है, तो इस ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं। इसमें ना तो होलसेलर, ना रिटेलर, ना एजेंट, किसी का, किसी भी पार्टी का कोई रोल नहीं रहता। तो क्या ये बेनिफिशियल है? हाँ जी, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि एक तो मान लो ये मार्कर इस प्रोड्यूसर ने बनाया था 100 रुपीज़ का, इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 100 + 10 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करके इसको दिया था 110 में। होलसेलर ने अपना 10 रुपये और प्रॉफिट ऐड किया और इसको दिया 120 के अंदर। रिटेलर ने अपना और प्रॉफिट इसके अंदर ऐड किया और इसको दिया 130 के अंदर। जो प्रोडक्ट यहाँ से 100 रुपये में बनकर चला था वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 130 का हो गया। तो अगर प्रोड्यूसर से ये कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करता तो ये इसको 100 रुपये में बढ़ता। तो क्या इस कंज्यूमर को यहाँ से प्रोडक्ट लेना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है? हाँ जी है। तो अब हम देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट ट्रेड। अगर मिस्टर ए यहाँ से इस मार्कर को परचेज कर रहा है तो उसके फायदे क्या है? पहला फायदा, नो आर्टिफिशियल, पहला फायदा क्या दे रखा था, नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। स्कार्सिटी ऑफ गुड्स का मतलब है कि गुड्स की कमी हो रही है। यहाँ से तो प्रोड्यूसर दब इस मार्कर को बना रहा है, लेकिन मार्केट तक, एंड कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट नहीं पहुँच रहा। रीज़न क्या है? ये जो बिचौलिए हैं, ये जो होलसेलर और रिटेलर हैं, ये क्या करते हैं, ये 1.5 से आने बनते हैं। ये इन्होंने यहाँ से 100 यूनिट मार्कर बनाए, 100 मार्कर बनाए थे, 1000 मार्कर बनाए, मान लो 1000 मार्कर में से यहाँ पर गए मान लो 800 मार्कर, 200 मार्कर प्रोड्यूसर ने अपने पास रख लिए, 800 मार्कर से इसने कुछ अपने पास रख लिए, यहाँ पर गए मान लो 600 मार्कर। अब ये रिटेलर क्या करता है, एंड कंज्यूमर को, यानी मार्केट में क्या है, 600 मार्कर नहीं लेके, डिमांड 600 मार्कर की है, लेकिन ये सप्लाई सिर्फ मान लो 200 मार्कर की करता है।
तो डिमांड तो ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम होगी, तो क्या प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये होलसेलर और रिटेलर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। रीज़न क्या है, ये चाहते हैं कि देखो मार्केट की डिमांड तो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन ये सप्लाई नहीं करेंगे। मान लो सप्लाई नहीं करेंगे, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ेगी, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो ये लोग क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। तो इनकी वजह से क्या है, इनकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो पहली बात ये चीज़, अगर ये बिचौलिए ख़त्म, तो ऐसे प्राइस की, ऐसे जो प्रोडक्ट की स्कार्सिटी बनेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। गुड्स की जो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी उन्होंने की थी, जो नकली कमी उन्होंने की थी, वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से तो प्रोडक्ट दबादब बन रहा है लेकिन मार्केट तक पहुँच नहीं रहा। क्यों? इन लोगों की रीज़न की वजह से। नेक्स्ट अपने पास रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करेगा, ओरिजिनल गुड्स रिसीव करेगा। अगर ये मिस्टर ए डायरेक्ट यहाँ से इस गुड्स को परचेज करेगा तो ये ओरिजिनल मिलेगा 100%। मान लो कि ये क्या बनाता है, ये बनाता है चीनी। अब चीनी, ये अगर चीनी के अंदर कुछ और प्रोडक्ट मिक्स करके आगे बेच देता है, ये कुछ और प्रोडक्ट चीनी के जैसा ही सेम प्रोडक्ट मिक्स करके और बेच देता है। रिटेलर क्या करता है, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसमें तो प्योर चीनी है ही नहीं, इसमें तो काफ़ी मिलावट है। अब रीज़न क्या हो गया, देखो इसको ओरिजिनल चीज़ नहीं मिल रही, ये जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है वो यहाँ तक जा ही नहीं रही। माल क्या जा रहा है, माल जा रहा है मिलावट का। थर्ड क्या है अपने पास, मोर प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरा, अगर यहाँ से फीडबैक मिलेगी कंज्यूमर पे, कंज्यूमर की जो फीडबैक मिलेगी, यहाँ पर क्या मिलेगी, डायरेक्ट फीडबैक मिलेगी। अगर प्रोडक्ट में कोई कमी है तो कंज्यूमर इस प्रोड्यूसर को बताएगा कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट उसके ऊपर प्रिंट है लेकिन उतना मिलता नहीं है। तो जो भी कमी होगी वो कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोड्यूसर को बताएगा। प्रॉफिट अगर होगा तो भी यहाँ पर ये 100 रुपये में सिर्फ 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा था, इसको पास तो प्रोडक्ट 130 का जा रहा है, इसने तो 10 रुपये प्रॉफिट कमाया। मान लो ये 10 रुपये और प्रॉफिट कमाता और 100 के प्रोडक्ट को 120 में बेचता, तो इसको भी फायदा होता और इसको भी फायदा होता। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लो प्राइस। लो प्राइस पर गुड्स अवेलेबल होगा। देखो अगर 100 का प्रोडक्ट 110 में 110 रुपये में ही जाता है इसके पास में, अब प्रोडक्ट आ रहा है इसके पास 130 रुपये में। अगर ये बीच वाले बिचौली हट गई तो यहाँ से प्रोडक्ट इसके पास में कितने में जाएगा, 110 के अंदर जाएगा। तो ये क्या है, ये फायदे हैं। किस चीज़ के फायदे हैं, अगर डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं उस चीज़ के फायदे हैं। अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डायरेक्ट इन होलसेलर और रिटेलर को छोड़ करके, यानी इन बिचौलियों को अगर छोड़ देते हैं, अगर आपस में ये डायरेक्ट ट्रेड करते हैं तो उनसे ये निम्न फायदे होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो गुड्स बना रहा है, यानी जो प्रोड्यूसर है और जो एंड कंज्यूमर है, उनके बीच में कुछ पर्सन आएंगे, यानी एक चेन बनेगी जिसके थ्रू यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँचेगा। तो अब देखो, अब इनडायरेक्ट ट्रेड के कितने मोड हैं, 3 मोड हैं। पहला है थ्रू होलसेलर, होलसेलर से प्रोडक्ट होके ही जाएगा। प्रोड्यूसर ने गुड्स बनाया, प्रोड्यूसर से वो गुड्स होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया और रिटेलर से एंड कंज्यूमर के पास में गया। सेकंड है थ्रू रिटेलर, यानी रिटेलर के थ्रू मार्केट में जाएगा प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया लेकिन वो सीधा रिटेलर के पास में गया, रिटेलर से कंज्यूमर के पास में गया। तीसरा क्या है, थ्रू एजेंट। अब की बार ना तो होलसेलर का कोई रोल है और ना ही रिटेलर का कोई रोल है। प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो एजेंट के थ्रू डायरेक्ट किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो यहाँ से कि इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर मान लो हम होलसेलर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो चेन क्या बनेगी, अगर हम रिटेलर के थ्रू सेल कर रहे हैं तो चेन क्या बनेगी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अब हमने क्या देखा इस स्लाइड में कि रिलेशनशिप के बेस पर हमने इंटरनल ट्रेड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला पार्ट है डायरेक्ट ट्रेड और दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रेड। अब देखो नेक्स्ट बेसिस पर, अब देखो सेकंड बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। लेवल के बेस पर हम इंटरनल ट्रेड को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है लोकल लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड और तीसरा है नेशनल लेवल ट्रेड। पहला है लोकल लेवल ट्रेड, यानी
इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं, यानी एक कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही है, लेकिन सिर्फ लोकल लेवल पर। लोकल लेवल यानी विद इन ए विलेज, विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, विद इन ए टाउन। मैक्सिमम लिमिट क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट तक अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही है तो उस ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, लोकल लेवल ट्रेड। एग्जाम्पल है पेरिसेबल नेचर की जितनी भी गुड्स हैं, जैसे कि दूध है, दही है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सभी गुड्स सिर्फ क्या है, कुछ टाइम तक ही है, उसके बाद खराब हो जाती है। तो इन गुड्स की जो बाइंग और सेलिंग होती है वो विद इन ए विलेज, विद इन ए टाउन, विद इन ए डिस्ट्रिक्ट, तो इस ट्रेड को हम बोलते हैं लोकल लेवल ट्रेड। सेकंड है स्टेट लेवल ट्रेड। स्टेट का मतलब सिर्फ एक स्टेट के अंदर, जैसे मान लो हरियाणा के अंदर ट्रेड हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन एक स्टेट के अंदर, यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट में आपस में, एक स्टेट की कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे हरियाणा के अंदर हमने एक स्टेट को सिलेक्ट कर दिया हरियाणा, हरियाणा की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो रही है तो उस ट्रेड को हम बोलते हैं स्टेट लेवल ट्रेड। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेन यूटेंसिल्स, यानी अनाज वगैरह की अगर बाइंग और सेलिंग हो रही है विद इन वन स्टेट तो उसको हम बोलते हैं स्टेट लेवल ट्रेड। उसके बाद थर्ड है नेशनल लेवल ट्रेड। नेशंस की बात हो रही, पूरी नेशन की, यानी विद इन ए वन कंट्री, एक कंट्री के किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की अगर आपस में कोई ट्रेडिंग हो रही है तो उस ट्रेडिंग को हम बोलते हैं नेशनल लेवल ट्रेडिंग। ट्रेड विद इन अ कंट्री, एक कंट्री की किसी भी स्टेट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आपस में अगर ट्रेडिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं नेशनल लेवल ट्रेड। एग्जाम्पल है शुगर, क्लॉथ, मशीनरी। अगर मान लो शुगर है, शुगर बनती कहाँ है, मान लो कि हरियाणा के अंदर शुगर ज़्यादा बनती है, हरियाणा के अंदर शुगर बन रही है, लेकिन सप्लाई क्या है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हो रही है। कपड़े हैं, मशीनरी है, बनते किसी एक स्टेट के अंदर है, लेकिन सप्लाई उसकी ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, तो उस ट्रेड को हम बोलते हैं नेशनल लेवल ट्रेड। अब तीसरा बेस आएगा ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ, अब आएगा थर्ड लेवल। उसके बेस पर हम देखते हैं कि इंटरनल ट्रेड को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। देखो, अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी के बेस पर इंटरनल ट्रेड को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल। तो पहला हम देखते हैं कि होलसेल ट्रेड क्या होते हैं, रिटेल ट्रेड को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। होलसेल ट्रेड का मतलब है कि जब प्रोड्यूसर से जो मीडिएटर्स होते हैं, यानी जो होलसेलर होते हैं, वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो होलसेल ट्रेड के अंदर क्या बोला गया था कि परचेज गुड्स इन हुज क्वांटिटी, यानी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जब प्रोड्यूसर से होलसेलर गुड्स को परचेज करता है, यानी जो मीडिएटर परचेज करते हैं, उस ट्रेड को हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। तो क्या लिखा गया है कि परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन हुज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर, सेल इन मार्केट इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर। एक प्रोड्यूसर है, इसे लार्ज क्वांटिटी के अंदर इस होलसेलर ने क्या किया गया है, गुड्स को परचेज किया गया। ये प्रोड्यूसर ये मार्कर बनाता है और एक साथ इस होलसेलर ने 10,000 क्वांटिटी को परचेज किया। तो ये क्या है, ये जो होलसेलर है जो 10,000 क्वांटिटी को एक साथ परचेज करेगा और आगे ये किसको सप्लाई करेगा, रिटेलर को, छोटी छोटी अमाउंट में। यानी किसी रिटेलर को इसने 1000 यूनिट बेच दी, किसी को 2000 बेच दी, किसी को 5000 यूनिट को सेल कर दिया। जब इस पर्सन को जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूसर से गुड्स को बाय करता है, उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड ओनली इन वन टाइप ऑफ गुड्स होती है। जनरली क्या होता है कि जब ये होलसेलर परचेज करता है गुड्स को, मान लो ये होलसेलर है कपड़े का, ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर कपड़े को परचेज करता है, तो ये नहीं कि ये कपड़े भी परचेज कर रहा है, ये बर्तन भी परचेज कर रहा है, ये फर्नीचर भी परचेज कर रहा है, नहीं। जनरली क्या होता है कि ये जो होलसेलर होता है ये किसी एक टाइप के अंदर ही क्या करता है, ट्रेड करता है। यानी लार्ज क्वांटिटी को एक टाइप की, किसी भी एक टाइप का गुड्स हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे शूज़ का हो, चाहे फर्नीचर का हो, यानी किसी एक टाइप को जनरली क्या करता है, प्रोड्यूसर से परचेज करेगा और उसको आगे रिटेलर को सप्लाई करेगा। लेकिन बात इसकी क्या है, होलसेलर
ट्रेडर उस ट्रेडर को बोलते हैं जो लार्ज क्वांटिटी के अंदर इस प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, ये लाइन पूछी जा चुकी है स्टेट के एग्जाम में। होलसेलर ट्रेडर कौन सा होता है कि जो जनरली एक टाइप की गुड्स में क्या करता है, ट्रेडिंग करता है। फिर इस होलसेल ट्रेड के कुछ फीचर्स हैं, उनको देखते हैं। पहला फीचर है ही डील, ही मतलब होलसेलर। होलसेलर डील ओनली इन सम स्पेशल गुड्स, कुछ स्पेशल गुड्स होती हैं जिन्हीं के अंदर वो ट्रेड करता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था मार्कर का, ये क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर मार्कर को बाय करता है यहाँ से, और यहाँ पर क्या करता है, सप्लाई करता है। नेक्स्ट है यूजुअली परचेज इन कैश एंड सेल ऑन क्रेडिट। जनरली ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि होलसेलर कैश के अंदर गुड्स को प्रोड्यूसर से परचेज करेगा और क्रेडिट के अंदर रिटेलर को क्या करता है, सेल करता है। ये नहीं कि 100% क्रेडिट में सेल करता है, लेकिन 80% होलसेलर रिटेलर को जो गुड्स सप्लाई करेगा वो किस पे करेगा, वो क्रेडिट ही करता है। नेक्स्ट है लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। प्रोड्यूसर ये रहा, रिटेलर ये रहा, इन दोनों के बीच में लिंकिंग का काम कौन करता है, होलसेलर करता है। डील विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ये क्या करता है, इसका मेन फीचर यही है कि होलसेलर ट्रेडर वो ट्रेडर है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करता है और आगे रिटेलर को क्या करता है, सप्लाई करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन गुड्स। क्योंकि ये बल्क में क्वांटिटी को परचेज करता है, इसके लिए इसको ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और ऊपर से ये कैश में परचेज करता है यहाँ से, इसलिए इसको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज लो। इसका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लो क्यों होता है, ये तो बल्क में गुड्स को परचेज कर रहे हैं ना। देखो ये रिटेलर होते हैं ना, ये मार्केट से अवेयर होते हैं, इनको पता है कि ये कंपनी इस रेट पर इस प्रोडक्ट को बनाती है। ये जो रिटेलर हैं इनको ये मार्केट से क्या है, नोन है। अगर इस होलसेलर ने इस मार्कर की रेट जो यहाँ से परचेज किया था, मान लो इस मार्कर को यहाँ से परचेज किया था होलसेलर ने 100 रुपये में, और यहाँ पर रिटेलर को सप्लाई करेगा ये 200 रुपये में, तो रिटेलर नहीं लेगा, क्योंकि रिटेलर को भी तो इस प्रोडक्ट के बारे में पता है, वो भी तो मार्केट के अंदर ही है ना, रहे तो वो भी मार्केट में रहा है, मार्केट की स्ट्रेटेजी का रिटेलर को भी पता है। अगर ये एक अमाउंट से ज़्यादा प्राइस बढ़ा करके, एक लिमिट से ज़्यादा प्राइस बढ़ा करके रिटेलर को बेचेगा, तो रिटेलर इस होलसेलर को छोड़ेगा और किसी दूसरे से अपनी सप्लाई लेने लग जाएगा, तो इस वजह से ये ज़्यादा मार्जिन नहीं ले पाता है। नेक्स्ट है होलसेलर इज द फर्स्ट इंटरमीडिएटरी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। होलसेलर क्या होता है कि ये जो चेन है, प्रोड्यूसर से गुड्स जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से गुड्स जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से गुड्स जाता है एंड कंज्यूमर के पास। इस चेन में इंटरमीडिएटर में सबसे पहला इंटरमीडिएटर कौन होता है, होलसेलर ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा, होलसेलर इज द फर्स्ट इंटरमीडिएटरी इज द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में पहला इंटरमीडिएटरी होलसेलर ही होता है। अगर पेपर में आए तो आप प्रोड्यूसर भी लगा दोगे, नहीं, प्रोड्यूसर इंटरमीडिएटर नहीं है। इंटरमीडिएटरी का काम, मध्यस्थ का काम तो होलसेलर और रिटेलर कर रहे हैं। ये गुड्स को बना रहा है और एंड पॉइंट पर एंड कंज्यूमर क्या है, उस गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो मीडिएटरी का रोल कौन अदा कर रहे हैं, या तो होलसेलर या फिर रिटेलर। तो इंटरमीडिएटरी के तौर पर इस चेन में सबसे पहला इंटरमीडिएटर कौन है, होलसेलर। तो ये हमने कुछ देखा कि होलसेलर ट्रेड क्या होता है और होलसेल ट्रेड की क्या फीचर्स हैं वो देखा। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट है क्वांटिटी के बेस पर हमने ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड क्या होता है, एक ऐसा ट्रेड है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग की जाती है। तो रिटेल ट्रेड में प्रोड्यूसर से गुड जाता है होलसेलर के पास और होलसेलर से परचेज करता है ये रिटेलर। तो रिटेलर ने क्या किया, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर गुड्स को होलसेलर से परचेज किया और उसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किया। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर, अलग अलग होलसेलर से ये रिटेलर छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर गुड्स को परचेज करेगा और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करेगा। एग्जाम्पल, ये जो रिटेलर होते हैं ये होते हैं शॉपकीपर, ये शोरूम वाले।
मान लो एक रिटेलर है जिसका शोरूम है, मान लो कपड़ों का है, वो अपने शोरूम के अंदर बॉयज़ का कलेक्शन रखता है। बॉयज़ कलेक्शन में शर्ट भी है, जीन भी है, ट्राउज़र वगैरह भी रखता है और उसमें शूज़ का कलेक्शन भी रखता है। तो क्या सिर्फ एक होलसेलर ये सारे गुड्स की सप्लाई कर देगा? नहीं, ये रिटेलर अलग अलग होलसेलर से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर गुड्स को परचेज करेगा और एंड कंज्यूमर को उनको सेल करेगा। अब ये जो रिटेलर होता है, ये रिटेलर डील करता है डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स में। इस रिटेलर ने अपने शोरूम के अंदर बॉयज़ के शूज़ रख रखे हैं, बॉयज़ के शूज़ की सेल करता है। तो 10 कंपनियों के होलसेलर से क्या करता है, ये शूज़ को परचेज करता है और बाद में एंड कंज्यूमर को सेल करता है। तो ये सेल कैसे करता है? डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स को क्या करेगा? डीलिंग करेगा, बाइंग और सेलिंग करता है। अब इस रिटेल ट्रेड के कुछ फीचर्स हैं, उनको देखो। पहला फीचर्स है रिटेलर इज द लिंक इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये कौन सा लिंक है? रिटेलर इज द लास्ट लिंक। ये कौन सा है? ये लास्ट लिंक है। देखो, प्रोड्यूसर से गुड्स गया होलसेलर के पास में, होलसेलर से गया रिटेलर के पास में। तो रिटेलर क्या होता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सबसे लास्ट लिंकिंग पॉइंट किसका है? रिटेलर का है। नेक्स्ट है डील विद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगा? सेल करेगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था शोरूम का। एक बॉयज़ के कपड़ों का और शूज़ दोनों का कलेक्शन है इस पर्सन के पास में, इस शोरूम के अंदर। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगी किसके पास में? इस रिटेलर के पास में। बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, ये क्या कर रहा है? होलसेलर से छोटी छोटी क्वांटिटी को परचेज करेगा और उसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करेगा। नेक्स्ट फीचर है रिटेलर इज द जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया। अगर मान लो मिस्टर ए ने एक शोरूम ओपन किया बॉयज़ के कलेक्शन का और शोरूम ओपन कर दिया उसने दूर दराज एरियो में, दूर दराज मतलब जैसे जंगल एरिया में, तो वहाँ पर परचेज करने कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि जो भी ये रिटेलर हैं ये अपनी शॉप या शोरूम ओपन करते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में ही ओपन करते हैं। नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट। ये गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट में भी और कैश में भी। लेकिन जब बात हम कर रहे थे होलसेलर की, होलसेलर क्या करता है? गुड्स को परचेज तो करता है कैश में लेकिन सेल करता है किसमें? क्रेडिट के अंदर। लगभग गुड्स को क्रेडिट के अंदर सेल करता है। लेकिन जब बारी आती है रिटेलर ट्रेड के अंदर, तो रिटेलर क्या करता है? परचेज करता है गुड्स को कैश में भी और क्रेडिट दोनों के अंदर। अब देखो आगे, अब हम देखते हैं कि रिटेलर और होलसेलर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है नेचर ऑफ ट्रेडर, यानी ट्रेडर का नेचर कहाँ है? ये रिटेलर है कौन? रिटेलर क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होलसेलर से गुड्स को परचेज करेगा और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करेगा। होलसेलर कौन होता है? ये प्रोड्यूसर से गुड्स को परचेज करता है और रिटेलर तक गुड्स को पहुंचाने का काम करता है। सेकंड है लास्ट ट्रांजैक्शन। क्या रिटेलर ने जो गुड्स सेल कर दिया किसको? कंज्यूमर को, क्या उसके बाद वो गुड्स दोबारा सेल किया जाएगा? नहीं। मान लो आपके मन में यह बात आई कि मान लो सेल कर दिया तो वो एंड कंज्यूमर होगा ही नहीं। देखो, अगर होलसेलर से गुड्स गया रिटेलर के पास में और रिटेलर से मिस्टर ए ने परचेज कर लिया और मिस्टर ए क्या था? एंड कंज्यूमर था। लेकिन मिस्टर ए ने खुद ने वो प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं किया और आगे किसको बेच दिया? मान लो मिस्टर बी को बेच दिया। तो ये जो मिस्टर बी है ये एंड कंज्यूमर हो जाएगा और ये मिस्टर सी क्या हो जाएगा? ये भी एक रिटेलर का रोल अदा करेगा क्योंकि इसने गुड्स को यहाँ से परचेज किया और दोबारा सेल कर दिया। तो जो समझाने की बात थी वो ये थी कि लास्ट ट्रांजैक्शन है, रिटेलर ने जो गुड्स परचेज कर लिया वो लास्ट ट्रांजैक्शन है, उसके बाद ये कंज्यूमर उस गुड्स को कंज्यूम कर लेगा, आगे सेल नहीं करेगा। होलसेलर क्या होता है कि होलसेलर उस गुड्स को वापस से सेल करता है। इसने गुड्स को प्रोड्यूसर से परचेज किया, परचेज करने के बाद आगे इसको सेल करेगा रिटेलर को और रिटेलर से गुड्स जाएगा कंज्यूमर के पास में। तो ये जिस गुड्स को परचेज करता है उसको आगे रीसोल्ड करता है, आगे वापस से सेल करता है। लेकिन रिटेलर ने जो गुड्स बेच दिया वो एक बार सिर्फ कंज्यूमर को सेल करेगा, उसके बाद
इस कंज्यूमर के द्वारा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ परचेज, यानी कितनी क्वांटिटी का गुड्स परचेज करेगा। रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर गुड्स को परचेज करता है और होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स की बाइंग और सेलिंग करता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ गुड्स। नंबर ऑफ गुड्स में क्या है, रिटेलर मैनी थिंग्स, एक से ज़्यादा गुड्स की बाइंग और सेलिंग करता है। यानी किसी एक टाइप को, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि मिस्टर ए का शोरूम है बॉयज़ के कलेक्शन का, जिसमें कपड़े भी हैं और शूज़ भी हैं। तो वो कम से कम मान लो 10 होलसेलर से अलग अलग कंपनी के गुड्स को परचेज करता है, तो वो काफ़ी गुड्स के अंदर बाइंग और सेलिंग करता है। लेकिन होलसेलर क्या करता है, सिर्फ एक टाइप्स की, या तो वो कपड़े की सप्लाई करेगा या फिर वो शूज़ की सप्लाई करेगा। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का स्कोप क्या रहता है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल प्लेस, यहाँ पर लार्ज एरिया, सिर्फ एक जगह पर इसने अपनी शॉप लगा रखी है, वहीं से अपने गुड्स कंज्यूमर को बेचता है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन क्या करता है, अलग अलग एक जगह पर इसने अपने गोडाउन के अंदर काफ़ी क्वांटिटी परचेज की और रख ली। फिर इस पर्सन ने, इस होलसेलर ने क्या किया, अलग अलग रिटेलर को क्या कर दिया, उस गुड्स की सप्लाई कर दी। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। ये जो रिटेलर है अपना शोरूम वहाँ ओपन करेगा जहाँ पर कंज्यूमर की रीच इजीली हो, यानी जहाँ पर कंज्यूमर आसानी से आ जा सके। होलसेलर क्या करेगा, अपना बिजनेस वहाँ एस्टेब्लिश करेगा जहाँ पर ट्रक इजीली आ जा सके, क्योंकि ये तो बल्क में क्वांटिटी को परचेज करेगा, तो उस बल्क की क्वांटिटी को कंधे पे रख कर तो नहीं लेके आएगा, लेके आएंगे तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आएंगे। तो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके वहाँ पर अपने बिजनेस को सेटअप करेगा। नेक्स्ट है कैपिटल। रिटेलर छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर गुड्स को बाइंग और सेलिंग करता है, तो इसको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। होलसेलर क्या करता है, बल्क के अंदर क्वांटिटी को परचेज करता है, तो इसको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्रेडिट फैसिलिटी। जो ये रिटेलर है ये 90% जो सेल करेगा वो कैश के अंदर करता है और 10% सेल करता है क्रेडिट के अंदर। इसका एकदम ऑपोजिट होता है होलसेलर। होलसेलर 10% सेल करता है कैश के अंदर और 90% सेल करता है क्रेडिट के अंदर। नेक्स्ट है चेन ऑफ मिडलमैन। अगर ये चेन पूछा जाए तो सब मिडलमैन की चेन में सबसे पहले आता है होलसेलर। प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करेगा होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और देन कंज्यूमर। यानी मिडलमैन की जो चेन है, जो उसमें सबसे पहले आता है होलसेलर और सबसे लास्ट में कौन आता है, रिटेलर आता है। पूछे जा सकते हैं दोनों क्वेश्चन कि जो मिडलमैन की जो चेन होगी उसमें सबसे पहले कौन होगा, होलसेलर, और सबसे लास्ट में कौन होगा, रिटेलर। तो हमने डिस्कस किया है कि रिटेलर और होलसेलर के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो आगे। अब हम देखते हैं कि ट्रेड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है COD, यानी कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का सबको पता है कि जिस टाइम हमें गुड्स या सर्विसेज की डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। हमने मान लो ऑनलाइन हमने कोई गुड्स मंगवाए, हमने ऑर्डर लगा दी, बट हमने अभी तक पेमेंट नहीं की। हम पेमेंट कब करेंगे, पेमेंट तब करेंगे जब डिलीवरी गुड्स की हमें मिल जाएगी। तो कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी के टाइम पर अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं COD। नेक्स्ट है फ्री ऑन बोर्ड या फिर फ्री ऑन रेल। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि फ्री है कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट फ्री है। किस प्रोडक्ट की कॉस्ट फ्री है? ऑल द एक्सपेंसेस अप टू पॉइंट ऑफ डिलीवर, गुड्स को डिलीवर करने तक के पॉइंट। मिस्टर ए क्या दे रखा था, मिस्टर ए एक क्या है, सप्लायर है, और यहाँ पर एक बिजनेसमैन है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने इस मिस्टर ए से कुछ क्वांटिटी मंगवाई है गुड्स की। तो मिस्टर ए ने मान लो 1000 क्वांटिटी गुड्स की मिस्टर बी को क्या कर दी, सप्लाई कर दी। तो मिस्टर बी तक पहुँचने के जितने भी खर्चे लगेंगे इन सबको बियर कौन करेगा, ये मिस्टर ए करेगा। तो क्या लिखा है, ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवर करने तक के पॉइंट आर बोर्न बाय सेलर। कौन पे करेगा, ये सेलर पे करेगा, ये सप्लायर पे करेगा। तो फ्री ऑन बोर्ड या फिर फ्री ऑन रेल का मतलब क्या है, यानी
FOB या फिर FOR का मतलब है कि कोई गुड्स जो सप्लायर से एक बिजनेसमैन के पास, एक परचेज़र के पास जा रहा है, तो परचेज़र के पास पहुंचने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे कौन बियर करेगा? ये सप्लायर, ये सेलर बियर करेगा। नेक्स्ट एक वर्ड होता है CIF। C से कॉस्ट, I से इंश्योरेंस, F से फ्राइट। यानी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का खर्चा, उस प्रोडक्ट को लाने में जो इंश्योरेंस करवाया था उसका खर्चा, और लाने के लिए जो किराया लगा था, वो सारे खर्चे कौन बियर करेगा? जो भी पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो। लेकिन CIF का मतलब है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट का इंश्योरेंस चार्जेज और प्रोडक्ट को सप्लायर से बायर तक लाने का जो खर्चा है उसको इंक्लूड करते हैं CIF में। यानी फ्री ऑन बोर्ड, यानी प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ तक लाने का खर्चा, यानी उसकी कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्राइट को इंक्लूड करते हैं CIF में। तो कई बार अपने को CIF के फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्राइट। नेक्स्ट है E&OE। अब ये क्या आ गया नया वर्ड? E का मतलब है एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। यानी कोई जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उन गलतियों के लिए एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं कि अगर चाहे गलती सप्लायर से हो चाहे गलती बायर से हो, यानी बायर और सेलर दोनों में से अगर किसी से भी गलती हो जाती है तो छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर किया जाएगा। इसके लिए पहले ही एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि गलती चाहे बायर से हो चाहे सप्लायर से है, छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर किया जाएगा। छोटी मोटी गलतियों का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो बिल तैयार कर रहे थे, बिल में क्वांटिटी को लिखने में थोड़ी बहुत गलती हो गई। मान लो हम सम कर रहे थे तो टोटल में थोड़ा बहुत अप डाउन हो गया, तो इस टाइप की गलतियां चल जाएंगी। इसके लिए पहले ही बायर और सेलर के बीच में क्या है? एक डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट। तो ये ट्रेड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। कैश ऑन डिलीवरी, सेकंड है फ्री ऑन बोर्ड या फिर फ्री ऑन रेल, तीसरा है CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्राइट, और लास्ट है E&OE। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो इंटरनल ट्रेड हम कर रहे हैं, इस इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरनल ट्रेड से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरनल ट्रेड करते टाइम तैयार किए जाते हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या है कि अगर किसी भी परचेजर ने, अगर किसी बायर ने किसी सेलर से गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में, उस टाइम पर जब मान लो सेलर कौन है? मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स सेल किया है, तो जब ए गुड्स मिस्टर बी को सेल कर रहा है उस टाइम पर ए के द्वारा एक बिल तैयार किया जाता है, एक पेपर, एक इनवॉइस तैयार किया जाता है। उसको ही क्या बोलते हैं? जिसमें पूरी कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट का जो गुड्स है वो बी ने परचेज किया है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी। उस डॉक्यूमेंट को, उस पेपर को क्या बोलते हैं? इनवॉइस बोलते हैं। इनवॉइस को हम बिल या फिर मेमो भी बोल सकते हैं। और ये कब तैयार किया जाता है? इनवॉइस फॉर क्रेडिट परचेज। अगर बी ने गुड्स परचेज किया ए से, लेकिन अगर क्रेडिट के अंदर परचेज किया है तो उस टाइम पर इनवॉइस तैयार किया जाता है। सेकंड है परफॉर्मा इनवॉइस। अब यहाँ पर इनवॉइस वर्ड था और यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर दिया परफॉर्मा इनवॉइस, तो दोनों में फ़र्क है। देखो इनवॉइस क्या है? जब नॉर्मल बाइंग और सेलिंग की जाती है, और अगर बाइंग और सेलिंग है क्रेडिट के अंदर, उस टाइम पर क्या तैयार करते हैं? इनवॉइस तैयार करते हैं। लेकिन परफॉर्मा इनवॉइस तैयार करते हैं जब कंसाइनी के थ्रू गुड्स को हम सेल कर रहे हैं, उस टाइम पर क्या तैयार करते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस। अब देखो ये कंसाइनी क्या है, कंसाइनर क्या है? देखो एक पार्टी होती है कंसाइनर। कंसाइनर है, मान लो यहाँ पर मिस्टर ए ने अपनी एक फैक्ट्री लगा रखी है और उस फैक्ट्री में इस मार्कर का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। एक यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है मिस्टर बी। वो क्या करता है? मिस्टर बी की क्या है? एक शॉप है स्टेशनरी की, जिसके अंदर क्या मिलता है? मार्कर, पेन, पेंसिल, नोटबुक, हर चीज़ मिलती है। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए क्या कहलाएगा? कंसाइनर, और मिस्टर बी क्या कहलाएगा? कंसाइनी। अब देखो इनको कंसाइनर और कंसाइनी नाम क्यों दिया गया? मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक एग्रीमेंट किया कि आपकी अपनी शॉप है
और मैं सिर्फ मार्कर बनाता हूँ। सिर्फ मार्कर को सेल करने के लिए मैं कहाँ अपनी शॉप ओपन करूँगा? क्यों न मेरे मार्कर भी आप अपनी शॉप में रख लीजिएगा, और जब कस्टमर आपके गुड्स को परचेज करने आएंगे तो क्या पता मेरे भी मार्कर को परचेज कर ले। तो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कर रहा है, इस पर्सन की शॉप को यूज करके अपने प्रोडक्ट की सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। जो पर्सन अपना गुड सेल करवाना चाहता है उसको बोलते हैं कंसाइनर, और जिस पर्सन के थ्रू वो गुड सेल करना चाहता है उसको बोलते हैं कंसाइनी। तो कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा, लेकिन ये जो गुड्स यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है इस टाइम पर गुड्स का सेल नहीं हो रहा। सिर्फ क्या करना है, सेल के पर्पज़ से ये गुड्स बेच यहाँ पर रखने रहे। इसने क्या किया, इसने 100 मार्कर इसके पास यहाँ पर भेज दिए। तो यहाँ पर ये पर्सन सेलर नहीं कहलाएगा और यहाँ पर ये पर्सन बायर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बाइंग और सेलिंग नहीं हुई है। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है कि आप अपनी शॉप पर मेरे मार्कर को भी रख लीजिएगा, जब आपकी शॉप पर कस्टमर आएंगे तो मेरे मार्कर को भी परचेज कर लेंगे। ये एग्रीमेंट था। तो ये ना तो ये सेलर है ना ही ये बायर है, इसलिए इनको एक अलग नाम दिया गया है कंसाइनर और कंसाइनी का। तो जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो उस टाइम पर लिखित तो देगा ना कि कितनी क्वांटिटी भेजी है और कितनी अमाउंट का गुड्स आपके पास आ चुका है। तो जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है उस टाइम पर जो पेपर तैयार करता है, जो डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसमें क्वांटिटी और अमाउंट लिखी होती है कि कितने गुड्स मैंने आपको भेज दिए, उस पेपर उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। थर्ड है डेबिट नोट। डेबिट नोट कब तैयार किया जाता है? परचेज रिटर्न के टाइम पर डेबिट नोट तैयार करते हैं, और क्रेडिट नोट तैयार करते हैं सेल्स रिटर्न के टाइम पर। अब दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, पेपर के टाइम पर प्रेशर होता है तब नहीं ध्यान रहता कि डेबिट था कि क्रेडिट था। देखो, जब हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? हमने क्रेडिट में परचेज करना है। क्रेडिट में परचेज किया, एंट्री की मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो राम से मैंने परचेज किया। अब मैंने राम से परचेज किए हुए गुड्स को मैं वापस करना चाहती हूँ। एंट्री क्या करूँगी? एंट्री रिवर्स कर दूंगी, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो देखो, अब मैंने इस राम को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मैंने इससे गुड्स परचेज किया था और इसी को क्या कर दिया? वापस डेबिट करेंगे ना जब इसको परचेज रिटर्न करेंगे तब। तो तभी परचेज रिटर्न के समय पर क्या तैयार किया जाता है? डेबिट नोट। इसीलिए इस नोट का नाम डेबिट नोट रखा गया है, क्योंकि परचेज रिटर्न के टाइम पर जिस पर्सन से परचेज किया था उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सेकंड देखना, क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है सेल्स रिटर्न के टाइम पर। अब सेल्स की एंट्री क्या होती है? सेल्स की एंट्री होती है, मान लो हमने राम को ही सेल किया है गुड्स को, तो राम टू सेल्स, एंट्री क्या बन गई? ये। अब हमने राम को सेल किया, राम को हमारा सेल किया हुआ गुड्स पसंद नहीं आया और राम ने क्या कर दिया? वापस कर दिया। एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। अब राम के अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट नोट बोलते हैं। यानी सेल्स रिटर्न के टाइम पर जो नोट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट, और परचेज रिटर्न के टाइम पर जो नोट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं डेबिट नोट। नेक्स्ट है लोरी रिसिप्ट, LR। लोरी रिसिप्ट क्या होती है कि ट्रांसपोर्ट, लोरी रिसिप्ट को हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट या फिर बिलेटरी। ऐसा क्यों है? देखो, कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो अपने गुड्स को ला रही है, मान लो मैंने गुड्स मंगवाया, एक पर्सन है जिसने गुड्स मंगवाया किससे? बी से। तो बी ने क्या कर दिया? गुड्स को ट्रक में लोड करके और मिस्टर ए के लिए तैयार कर दिया। अब मिस्टर ए ने जब ट्रक के अंदर मिस्टर बी ने जब ट्रक के अंदर मिस्टर ए के लिए गुड्स को लोड किया, उस टाइम पर ट्रक के ओनर ने एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट दिया कि इतना क्वांटिटी का गुड्स आपने मेरे ट्रक के अंदर लोड कर दिया है, तो उस रिसिप्ट को बोलते हैं लोरी रिसिप्ट। नीचे है रेलवे रिसिप्ट। अगर गुड्स मंगवा रहा है ट्रेन से, बाई ट्रेन, तो ट्रेन के द्वारा जो रिसिप्ट दी जाती है कि मिस्टर बी ने इतनी क्वांटिटी और इतनी अमाउंट का गुड्स रेल के अंदर लोड कर दिया है,
तो रेल के द्वारा जो रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं रेलवे रिसिप्ट। अब आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रिटेलर कितने टाइप्स के होते हैं, यानी नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिटेलर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिटेलर, यानी रिटेलर कितने टाइप्स के होते हैं। रिटेलर को हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, पहला है इटन रेट रिटेलर और दूसरा है फिक्स्ड शॉप। ये वो रिटेलर हैं जो क्या करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, यानी इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है इनकी बाइंग और सेलिंग का, यानी एक फिक्स पॉइंट नहीं है ट्रेडिंग करने का। लेकिन फिक्स्ड शॉप है, यानी इनका एक फिक्स प्लेस है जहां पर ये क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, यानी ट्रेड करते हैं। तो इटन रेट रिटेलर को हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है हॉकर्स एंड पेडलर, फिर है चीप जैक, स्ट्रीट ट्रेड, फिर है वीकली मार्केट ट्रेडर्स। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से, इतने जितने भी मैंने आपको रिटेलर्स के टाइप बताए हैं, इन टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ध्यान से पढ़ना है आपको। इनको एक एक पॉइंट आपको नोट करवाऊंगी। फिक्स्ड शॉप को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक होती है स्मॉल स्केल रिटेलर्स और एक होती हैं लार्ज स्केल रिटेलर्स। स्मॉल स्केल रिटेलर्स के अंदर आते हैं, देखो दोनों ही क्या है, फिक्स्ड शॉप है, दोनों का पॉइंट ऑफ सेल फिक्स है, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ सेल फिक्स नहीं है, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो स्मॉल स्केल रिटेलर के अंदर सबसे पहले है जनरल स्टोर, फिर है सिंगल प्रोडक्ट शॉप, सिंगल लाइन स्टोर। देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जो भी डिफरेंस है मैं आपको नोट करवाऊंगी। एक है सिंगल प्रोडक्ट शॉप, एक है सिंगल लाइन स्टोर, फिर है वुडन स्टॉल और है इंफीरियर गुड शॉप। लार्ज स्केल रिटेलर्स में सबसे पहले है डिपार्टमेंटल स्टोर, हम इनको नोट करना है। डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट या फिर सुपर बाजार बोल सकते हैं इसको, मॉल्स, चेन स्टोर और मेल ऑर्डर बिजनेस, और ये है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। देखो इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिटेलर्स का पहला टाइप। पहले टाइप में होता है इटन रेट रिटेलर्स। इटन रेट रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो घूम फिर के अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं, उनको बोलते हैं इटन रेट रिटेलर्स। यानी आज वो इधर है, कल वो उधर था, यानी थोड़े टाइम पहले इस गली में था, थोड़े टाइम बाद उस गली में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है, उस रिटेलर को बोलते हैं इटन रेट रिटेलर। इटन रेट रिटेलर को हम किस नाम से जानते हैं, इसको मोबाइल वेंडर भी बोलते हैं। मोबाइल का मतलब मूव करना, जो एक जगह से जगह दूसरी जगह जाकर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है। नो फिक्स सेलिंग पॉइंट, ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, इनकी कोई फिक्स सेलिंग पॉइंट नहीं होता। ये क्या करते हैं, घूम घूम कर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं कंज्यूमर को। इनमें सबसे पहला है इटन रेट रिटेलर में 4 पार्ट हैं। सबसे पहला है अपने पास हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स जिसको बोलते हैं फेरी वाला। हॉकर्स एंड पेडलर्स कौन से होते हैं, वो पर्सन जो कैरी करते हैं गुड्स को ऑन व्हील कार्ट्स, या फिर अपने सिर के ऊपर या फिर अपने शोल्डर के ऊपर रख करके गली से एक गली से दूसरी गली में जा करके जो पर्सन गुड्स बेचते हैं, जो सर्विसेज सेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हॉकर्स एंड पेडलर बोलते हैं। मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो क्या करते रहते हैं, जाते रहते हैं और गुड्स को सेल करते हैं। इनकी जो गुड्स होते हैं वो लो प्राइस की गुड्स होती हैं और डेली यूज में आने वाली गुड्स होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल टॉय हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ये पर्सन यानी वो पर्सन जो व्हील कार्ट के थ्रू अपने सिर के ऊपर या फिर अपने शोल्डर के ऊपर गुड्स रख करके, कौन से गुड, लो प्राइस के गुड्स, डेली यूज वाले गुड्स को रख करके एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, उन पर्सन को बोलते हैं हॉकर्स एंड पेडलर। इनका कोई फिक्स सेलिंग पॉइंट नहीं होता। सेकंड है चीप जैक। नाम है चीप, यानी ऐसे गुड्स को सेल कर रहे हैं जिनकी कॉस्ट कम है, जिनकी क्वालिटी लो है। चीप जैक क्या है,
एडवांटेज ऑफ सम लोकल इवेंट, किसी लोकल इवेंट का फायदा उठाकर ये लोग क्या करते हैं, डेली यूज वाली चीज जिनकी क्वालिटी लो होती है और जिनकी प्राइस भी कम होती है उनको सेल करते हैं। अब लोकल इवेंट का मतलब है कि मान लो कोई मंदिर है गली के अंदर, उस मंदिर के अंदर मान लो किसी एक दिन, पूरे मंथ में से किसी एक दिन वहां पर कोई मेला, मतलब कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, तो वहां पर वो अपनी क्या ले जाते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं और वहां पर गुड्स को सेल करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं चीप चैक। ओपन स्पेस या रेंट पर जगह लेकर के अपने गुड्स को सेल करते हैं, उन पर्सन को क्या बोलते हैं, चीप चैक बोलते हैं। जैसे मान लो कि अभी एग्जाम्पल, अभी सर्दी चल रही है तो ठंड के महीने में कुछ लोग क्या करेंगे, एक जगह किराए पर ले लेंगे या फिर अगर खाली स्पेस पड़ा हुआ है तो वहां पर क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे विंटर के सीजन के गुड्स की। यानी जो जैकेट लगा देंगे, जैकेट उनकी क्वालिटी क्या होगी, उनकी क्वालिटी लो होगी, उनकी प्राइस भी कम होगी, और वो क्या करेंगे, उस जगह को या तो किराए पर ले लेंगे, अगर खाली स्पेस पड़ा है तो वहां पर अपने गुड्स को डिस्प्ले करेंगे और अपने गुड्स को सेल करने के काम करेंगे, उनको बोलते हैं चीप चैक। नेक्स्ट है स्ट्रीट ट्रेडर या फिर पेवेंट ट्रेडर्स। कौन से होते हैं, स्ट्रीट गली, एक गली से दूसरी गली के अंदर जा करके बेच रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल के सामने, बस स्टैंड के सामने, किसी चर्च के सामने, अगर मान लो कोई फंक्शन है या फिर फंक्शन ना हो तो भी यहाँ पर डेली वेज लोगों का आना जाना रहता है। रेलवे स्टेशन हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, बस स्टैंड हो गया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं। फुटपाथ के किनारे पर बैठे हैं, फुटपाथ पर बैठे हैं किसी रोड किनारे, वहां पर के अपनी रेडी वगैरह लगा रखी है, अपनी ज़मीन पर अपने गुड्स को डिस्प्ले कर रखा है, वहां पर अपने गुड्स को सेल करते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रीट ट्रेडर। इन सभी की जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी लो होती है, उनकी प्राइस कम होती है और लगभग डेली यूज की ही गुड्स होती हैं। फिर है वीकली मार्केट ट्रेडर्स। वीकली मार्केट ट्रेडर्स कौन से होते हैं, ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर लगाते हैं। यानी यूनिवर्सिटी, देखो जयपुर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पास में थोड़ी दूर हटके एक मंडे मार्केट लगता है। जब मैं वहाँ पर एमकॉम करती थी तो हम वहाँ पर मंडे को जाया करते थे। तो वीकली मार्केट एक वीक में एक बार लगता था, सिर्फ मंडे को। तो जो मार्केट, जो पर्सन मंडे को उस जगह पर सेल कर रहे हैं, वो उसी सामान को अगले दिन किसी और जगह सेल करेंगे। उस दिन मंडे था, अगले दिन लगाएंगे तो ट्यूसडे मार्केट हो जाएगा। जयपुर के ही किसी और जगह पर मान लो ट्यूसडे को लगा दिया वही सेम मार्केट, उसको ट्यूसडे मार्केट का नाम दे दिया। तो वीकली मार्केट ट्रेडर्स हैं, इसको क्या नाम दिया गया था, ये नाम ध्यान रखना आप, नोन एज होट का नाम दिया गया था। इस जैसे संडे मार्केट है, होली दिवाली के ऊपर मान लो सेल लगा दी, होली दिवाली के ऊपर सेल लगा दी किसी एक स्पेशल इवेंट के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, वीकली मार्केट ट्रेडर्स बोलते हैं। एक जो चीप जैक है ना, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो ट्रेड फेयर लगता है ना, ट्रेड फेयर आज लग गया, 2 5 7 दिन 10 दिन रहेगा, 20 दिन महीने भर रहेगा, उसके बाद वहां से उसको उठा लेंगे, किसी दूसरी जगह लगा देंगे। तो किसी एक लोकल इवेंट का फायदा उठा रहे हैं। मान लो दशहरा आने वाला है, दशहरे के आसपास लोकल इवेंट क्या था, दशहरा था, वहां पर क्या कर दिया, दशहरे के आसपास में ट्रेड फेयर लगा दिया। तो चीप जैक के अंदर हम ट्रेड फेयर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैंने अभी आपको इंटरनेट रिटेलर्स के 4 पॉइंट बताए हैं। पहले होते हैं होकर्स एंड पेडलर, जो गली टू गली घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं। चीप जैक होते हैं जो किसी स्पेशल, जो लोकल इवेंट्स होते हैं उनका फायदा उठा करके अपने गुड्स को बेचते हैं। तीसरा स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं, यानी रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, इनके सामने जो रेडी वाले खड़े रहते हैं, यानी जो बिल्कुल लोकल सामान रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स बोलते हैं। वीकली मार्केट ट्रेडर्स होते हैं, संडे मार्केट हो गया, मंडे मार्केट हो गया, होली पर सेल लगी, दिवाली पर सेल लगी, तो उनको क्या बोलते हैं, उन ट्रेडर्स को बोलते हैं वीकली मार्केट ट्रेडर्स। ये तो थे इंटरनेट रिटेलर्स, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जा करके अपने गुड्स को बाई और सेल कर रहे हैं। दूसरा अपने पास है फिक्स्ड शॉप, यानी जिनकी शॉप फिक्स है। वो 2 टाइप के हैं, एक तो लार्ज स्केल और एक है स्मॉल स्केल। अब देखो वो अब हम देखते हैं आगे, देखो फिक्स शॉप। फिक्स शॉप में अपन देखते हैं कि स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे लार्ज स्केल रिटेलर को। तो स्मॉल स्केल रिटेलर होते हैं जिनका बिजनेस का लेवल छोटा होता है, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी,
नंबर ऑफ यूनिट्स क्या रहेंगी, इनमें फिक्स रहती हैं, लिमिटेड रहती हैं। तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स वो रिटेलर हैं जो कम क्वांटिटी के अंदर अपने गुड्स का सेल करते हैं। देखो, सबसे पहला है जनरल स्टोर। सबको पता है, अपने आस पड़ोस में कोई अंकल, कोई दादाजी, कोई भैया शॉप खोल के बैठे होंगे, जनरल स्टोर, जिसमें टूथपेस्ट भी मिलेगा, ब्रश भी मिलेगी, अपने को साबुन, ये नॉर्मल डेली यूज की जो भी सामान है, बटर भी मिलेगा, ब्रेड भी मिलेगी, उस शॉप को क्या बोलते हैं, जनरल स्टोर बोलते हैं। सेकंड है सिंगल प्रोडक्ट शॉप। देखो कंफ्यूजन होगी, ये सबको पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ, कंफ्यूज हो गए यहाँ पर आप दोनों, सिंगल प्रोडक्ट शॉप और सिंगल लाइन स्टोर में। तो सिंगल प्रोडक्ट यानी सिर्फ एक प्रोडक्ट की सेल हो रही है, प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा, वेराइटी उसकी अलग अलग होंगी। सिंगल प्रोडक्ट शॉप एक ऐसी शॉप होती है जिसमें सिर्फ एक ही गुड्स की सेल की जाएगी, एक ही टाइप के, वेराइटी अलग अलग, ओनली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट होगा लेकिन उसकी वैरायटी एक से ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल हम कपड़े लेते हैं, एक ही टाइप का प्रकार है, सिर्फ हमारी शोरूम के अंदर सिर्फ कपड़े रखे हैं। कपड़े भी किसके रखे हैं, सिर्फ बच्चों के रखे हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट में सेल कर रहे हैं हम। सिंगल प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ कपड़े हैं, लेकिन कपड़ों में भी सिर्फ बच्चों के कपड़े हमारे पास। कपड़े तो यंग पर्सन के भी होते हैं, कपड़े तो बूढ़ों के भी होते हैं, लेकिन नहीं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो ट्रेड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सिर्फ बच्चों के कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के कपड़ों के बिजनेस में आपको वैरायटी काफ़ी मिल जाएंगी। बच्चों के कपड़े मिलेंगे सिर्फ, लेकिन उसमें वैरायटी एक से ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे ये है सिंगल प्रोडक्ट शॉप। दूसरा हमारे पास सिंगल लाइन स्टोर। लाइन में हमने किसको चूज कर लिया, कपड़ों को चूज कर लिया। अब कपड़े चाहे चाइल्ड के हों, चाहे बच्चों के हों, चाहे यंग के हों, चाहे बूढ़ों के हों, चाहे लेडीज़ के हों, कपड़े यहाँ पर सभी के मिलेंगे, उसको बोलते हैं सिंगल लाइन स्टोर। सिंगल प्रोडक्ट में सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी वैरायटी अलग अलग है। कपड़ों में सिर्फ बच्चों के कपड़े सेल करेंगे, लेकिन वैरायटी अलग अलग होंगी। यहाँ पर एक प्रोडक्ट पकड़ लिया हमने कि हमें कपड़े सेल करने हैं, वो कपड़े चाहे किसी के भी हों, चाहे बच्चे के हों, बूढ़े के हों, लेडीज़ के हों, जेंट्स के, कोई मतलब नहीं अपने को, लेकिन कपड़े मिलेंगे और हर वैरायटी के मिलेंगे। नेक्स्ट अपने पास वुडन स्टॉल। ये जो वुडन का मतलब लकड़ी, वुडन स्टॉल यानी जो लकड़ी के खोखे होते हैं, जहाँ पर आपको ब्रेड मिलेगा, बटर मिलेगा, मिल्क मिलेगा, यानी जो डेली यूज की चीज़ है, जो पेरिसेबल गुड्स हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ऐसे गुड्स को वुडन स्टॉल के थ्रू हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। एक है इन्फीरियर गुड्स शॉप होते हैं। इन्फीरियर गुड्स हैं जो गुड्स आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं, जो अभी प्रचलन में नहीं है, जो लो क्वालिटी की है और जिनको कम प्राइस पर लोग परचेज करते हैं, वो इन्फीरियर गुड्स शॉप कहलाती हैं। नेक्स्ट है सेकंड शॉप। अब कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, सेकंड शॉप में और सेकंड हैंड गुड्स में। अब सेकंड हैंड गुड्स हैं जो पहले से किसी के द्वारा यूज की हुई गुड्स हैं, वो जिस शॉप के ऊपर सेल की जा रही है उसको बोलते हैं सेकंड हैंड गुड्स शॉप। फिर ये सेकंड शॉप क्या है, सेकंड शॉप क्या है, एक ऐसी शॉप है जहाँ पर ऐसी चीज़ों को सेल किया जाता है जिनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। यहाँ पर डिफेक्ट का कोई जिक्र नहीं है, सेकंड हैंड गुड्स में डिफेक्ट का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर सेकंड शॉप आता है तो वहाँ पर वो गुड्स सेल की जाती हैं जिनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो कन्फ्यूज़न एक तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट और सिंगल लाइन में, एक ही प्रोडक्ट सिर्फ कपड़े चूज किए, उसमें भी सिर्फ बच्चों के कपड़े चूज किए। सिंगल लाइन, कपड़े लिए लेकिन सभी के कपड़े, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो। सेकंड शॉप ऐसे गुड्स को सेल करेंगे जिनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। सेकंड हैंड गुड्स ऐसे गुड्स को सेल कर रहे हैं जिसमें डिफेक्ट नाम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा यूज किए हुए गुड्स को हम सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेकंड हैंड गुड्स शॉप। अब देखो, ये हमने डिस्कस किया है स्मॉल स्केल रिटेलर। अब हम देखेंगे लार्ज स्केल रिटेलर, वो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, रिटेलर के अंदर हम फिक्स शॉप को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, स्मॉल स्केल रिटेलर और दूसरा हमारे पास है लार्ज स्केल रिटेलर। लार्ज स्केल रिटेलर को हम डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। ध्यान से देखना, यहाँ देखने में ये बिल्कुल सिली पॉइंट लगेंगे कि कुछ नहीं हमें पता है, लेकिन जब क्वेश्चन पुट होता है यहाँ से तो उस टाइम पर सब एक जैसा लिखता है। देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर क्या होता है, एक बड़ी सारी बिल्डिंग होती है,
ये है डिपार्टमेंटल स्टोर अपना। इसके अंदर क्या है कि ये अलग अलग शॉप बनी हुई है। इस शॉप पर स्टेशनरी का सामान मिलता है, यहाँ पर क्लोथ्स, शूज, ग्रोसरी, ऐसे क्या है एक ही छत के नीचे बहुत सारी दुकानें बनी हुई है। यानी अगर हम एक बार एंटर कर गए डिपार्टमेंटल स्टोर में तो हम जितने भी अपनी नीड की जो भी सामान है वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो क्या है कि मैनेजमेंट जो इम्पोर्टेंट बात है डिपार्टमेंटल स्टोर की वो क्या है कि एक ही छत के नीचे एक ही बिल्डिंग के अंदर अलग अलग शॉप बनी हुई है। हर शॉप के ऊपर अलग अलग सामान मिलता है, अलग अलग वेराइटी का। आप एक ही छत के नीचे से जितनी चाहे जितनी क्वांटिटी और जितनी वैरायटी का गुड्स है वो परचेज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट, ये जितनी भी शॉप बनी हुई हैं इन सभी शॉप के ऊपर जो मैनेजमेंट है वो सिंगल पर्सन की रहेगी। मैनेजमेंट ऑफ ऑल दिस डिपार्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ सिंगल पर्सन, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी इस डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर, पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर पर ओनरशिप सिंगल पर्सन की रहेगी। पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को मैनेज एक इंसान करेगा। सेकंड, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। डिपार्टमेंटल स्टोर का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? फ्रांस से माना जाता है। यानी सबसे पहली बार डिपार्टमेंटल स्टोर फ्रांस में ओपन किए गए थे। सेकंड है सुपर मार्केट या फिर सुपर बाजार। सुपर मार्केट या सुपर बाजार क्या मीनिंग देखो क्या है, एक वर्ड है सुपर और दूसरा है मार्केट। सुपर मार्केट, सुपर का मतलब कोई चीज सुपर है यानी कोई चीज बेस्ट है। मार्केट का मतलब है कि प्लेस ऑफ ट्रेडिंग है जहां पर गुड्स की क्या कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा बेस्ट प्लेस जहां पर गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तो जनरली सुपर मार्केट या सुपर बाजार के अंदर क्या किया जाता है कि फूड और ग्रोसरी के जो गुड्स हैं वो रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे आपको, लो मार्जिन के साथ, वाइड वेराइटी के, और सेल्फ सर्विस वहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल्फ सर्विस पॉइंट को नोट करना आप, और फूड और ग्रोसरी गुड्स जो काफ़ी वेराइटी में मिलेंगे और खुद की अपनी सेल्फ सर्विस होगी, उस मार्केट को क्या बोलते हैं? सुपर मार्केट या फिर सुपर बाजार बोलते हैं। तीसरा इसका एक पॉइंट है ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सुपर मार्केट का ओरिजिन न्यूयॉर्क से माना जाता है। नेक्स्ट अपने पास मॉल्स। अब देखो मॉल्स की डेफिनेशन आपको डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ एकदम मेल खाती मिलेगी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो नोट करना। मॉल्स के अंदर क्या होता है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर एक ही छत के नीचे आपको जितनी भी वैरायटी के गुड्स होते हैं और जितनी भी टाइप्स के गुड्स आपको रिक्वायरमेंट है सब भी आपको एक छत के नीचे मिलेंगे। मॉल्स में क्या है कि वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन सिंगल रूफ, एक छत के नीचे आपको जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिलेंगे। बेस्ट एग्जांपल लें तो जयपुर के अंदर क्या है कि WTP है, एक है CC है और एक है GT। हाँ, GT, CC और WTP ये तीनों मॉल है पास पास में है। ये तीनों मॉल पास में है। इन मॉल के अंदर आप चाहे कपड़े परचेज करो, चाहे आपको शूज़ लेने हो, चाहे आपको ग्रोसरी का सामान लेना हो, या फिर किचन से रिलेटेड कुछ भी, या फिर ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, यानी कुछ भी सामान आपको अगर लेना है तो इन तीनों मॉल के अंदर जो मैंने जैसे बताया WTP है, CC है, GT है, ये जयपुर के अंदर है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पास में। तो वहाँ पर क्या है कि हर वैरायटी का और हर टाइप का आपको सामान मिल जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने ये डेफिनेशन यहाँ भी बताई थी कि एक सिंगल रूफ के नीचे, एक सिंगल छत के नीचे आपको हर वैरायटी का गुड मिलेगा। एक सिंगल छत के नीचे आपको हर वैरायटी का गुड मिलेगा। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था मैनेजमेंट का। इसको मैनेजमेंट पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को मैनेज कर रहा था सिंगल पर्सन। और मॉल्स के अंदर क्या होता है कि हर शॉप की ओनरशिप हर पर्सन अलग अलग होती है। मान लो एक मॉल के अंदर 200 शॉप है, 200 शॉप के हैं ओनर अलग अलग मिलेंगे। कपड़े की शॉप का ओनर अलग होगा। जब ये मॉल बनाया जाएगा ना, उसी टाइम पर उन पर्सन को उनकी दुकान अलॉट कर दी जाएंगी। तो मॉल के अंदर हर एक शॉप के ऊपर ओनरशिप हर एक इंडिविजुअल की होती है। तो डिफरेंस यहाँ पर ओनरशिप का है। ओनरशिप क्या रहेगी? डिफरेंट पर्सन के हाथ में रहेगी। अब देखो इससे आगे फोर्थ वाला पॉइंट, लार्ज स्केल रिटेलर में अपने पास फोर्थ पॉइंट है, देखो चेन शॉप। चेन शॉप देखो, गले में जो चेन पहनते हैं ना, उसकी हर एक कड़ी एक जैसी होती है। इससे ध्यान रखना है आपको
कि चेन शॉप के अंदर जितनी भी शॉप होंगी वो एक जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे वहां पर, सेम काइंड ऑफ गुड्स अंडर वन मैनेजमेंट, एक सिंगल पर्सन के अंडर में एक ही सिटी के अंदर मान लो कम से कम 3 शॉप ओपन कर रखी हैं, तो तीनों के अंदर एक जैसी वेराइटी के गुड्स मिलेंगे, एक जैसी उनकी प्राइस होगी, क्वांटिटी अमाउंट सब कुछ सेम होगी उनकी। मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस, सामान बनेगा एक जगह लेकिन उसकी सप्लाई क्या करेंगे हम हर जगह करेंगे। जैसे बाटा की शोरूम है, बाटा के शोरूम के अंदर बाटा की जितनी वैरायटी की चप्पलें बनती हैं, शूज़ बनते हैं, सभी स्लीपर वगैरह क्या होते हैं कि एक ही साइज़ के, जो मतलब जो स्टैंडर्ड साइज़ है 6, 7, 8 मान लो 3 साइज़ में बनाती है, 3 साइज़ में मिलेंगे सेम वैरायटी के प्रोडक्ट बाटा के, चाहे शोरूम हिसार के अंदर मान लो 3 शोरूम है बाटा के, तो तीनों शोरूम के अंदर एक जैसी वैरायटी का गुड मिलेगा और एक जैसे ही पैटर्न का मिलेगा आपको। तो चेन शॉप क्या है कि सेम काइंड ऑफ गुड्स मिलेंगे अंडर वन मैनेजमेंट, उसको क्या बोलते हैं चेन शॉप बोलते हैं। चाहे एक सिटी के अंदर 10 शॉप हो या 3 हो या 2 हो, यानी ऑल ओवर कंट्री के अंदर जितनी भी शॉप हो, किसकी चेन शॉप के अंदर जितने भी रिटेलर हों, उन सब के पास एक जैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, सेम टाइप का, सेम पैटर्न का। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओरिजिन हुआ है यूएसए से। नेक्स्ट है मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस में किसी मिडलमैन की, किसी होलसेलर की, किसी रिटेलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट सामान कहाँ से आएगा? मेल करेगा एक रिटेलर है, यानी जो बिजनेस में जो शोरूम का ओनर है, वो क्या करेगा अपने शोरूम के अंदर बैठे बैठे मेल ऑर्डर करेगा कि मेरे को इतनी क्वांटिटी का और इस वैरायटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो वहाँ से जहाँ सप्लायर क्या करेगा उसके सप्लाई कर देगा। तो किसी ना तो कोई मिडलमैन की रिक्वायरमेंट है, ना किसी होलसेलर की रिक्वायरमेंट, किसी टाइप के कोई पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास में गुड्स आएगा और वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करेगा। मेल ऑर्डर प्रीमियम, मेल ऑर्डर जो बिजनेस है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? यूएसए से हुआ है। ये एक टाइप का क्या है? मेल ऑर्डर बिजनेस एक टाइप का ऑनलाइन बिजनेस के जैसे है, लेकिन इसमें गुड्स आएगा रिटेलर के पास में और रिटेलर कंज्यूमर को देगा। और हम ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? ई बिजनेस में हम डायरेक्ट यानी कंज्यूमर डायरेक्ट क्या करते हैं? प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करते हैं। और मेल ऑर्डर प्रीमियम बिजनेस में रिटेलर प्रोड्यूसर को क्या करेगा? गुड्स की डिमांड करेगा और प्रोड्यूसर रिटेलर के पास सेंड करेगा और रिटेलर एंड कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने का काम करेगा। ओरिजिन यूएसए से। नेक्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर क्या है? बात हो रही है कोऑपरेटिव यानी सोसाइटी की। सोसाइटी के लोग मिल करके, सोसाइटी के कुछ लोग मिल करके, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर के लिए सीड्स वगैरह जो खाद होती हैं, तो सोसाइटी के मान लो 10 लोग मिलते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी खाद की रिक्वायरमेंट है या बीज की रिक्वायरमेंट हो वो परचेज कर लेते हैं बल्क में। और फिर क्या करते रहते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी के लोगों को रिक्वायरमेंट होती है वो उनको सप्लाई करते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सोसाइटी के लोग? क्यों रीज़न क्या दे रखा था कि रीजनेबल रेट पर गुड्स मिलेगा और अगर कहीं कमी पड़ गई मार्केट में तो वो उस टाइम पर सोसाइटी के लोगों को उस गुड्स की सप्लाई भी कर देंगे। ये एस्टेब्लिश्ड बाय द कंज्यूमर देमसेल्फ। देखो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ था कि कस्टमर क्या करेंगे, जो कंज्यूमर होते हैं एंड कंज्यूमर, वो खुद ही एक सोसाइटी बना लेते हैं। कंज्यूमर क्या करेंगे? खुद मिल करके अपना गुड्स अपने पास खुद लेके आएंगे और स्टोर में कर देंगे। जैसे ही सोसाइटी के लोगों को रिक्वायरमेंट होगी सप्लाई कर देंगे। एक पॉइंट और है अपने पास, ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म देखो, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, एक मशीन है लेकिन वो कैसे है? ऑटोमेटिक है। यानी ईवीएम एक ऐसी मशीन होती है जो जनरली क्या होती है, रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड पर रखी होती है। इस मशीन के थ्रू निकलता क्या है? इस मशीन के अंदर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, लस्सी है, दूध है, चॉकलेट है, ये सब कुछ चीज़ें इसके अंदर होती हैं। एक प्री डिटरमाइंड जो टोकन या कॉइन होता है वो इसके अंदर हम डालते हैं। जैसे ही कॉइन को इंसर्ट करते हैं, कॉइन को अंदर ले लेती है ये मशीन और जो प्रोडक्ट आपने क्या है टाइप किया है, जो मशीन को बताया है, वो प्रोडक्ट आपको बाहर दे देती है। तो ईवीएम ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन अभी इंडिया के अंदर प्रचलन में नहीं है। क्यों? इंडिया वाले तो मशीन ही उठा ले जाएंगे, रातों रात मशीन ही गायब कर देंगे इंडिया वाले तो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन ऐसा एक रिटेलर का काम करती है जिसमें कैन गेट डिजायर प्रोडक्ट बाय इंसर्ट ए प्री फिक्स कॉइन। जो प्री डिटरमाइंड फिक्स
कॉइन या फिर जो टोकन है उसको आप इंसर्ट करोगे इस मशीन में, तो आपको जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होगा आपका वो आपको मिल जाएगा। तो ये हमने क्या देखा है, रिटेलर के टाइप्स देखे हैं कि रिटेलर कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम एक डिफरेंस देखेंगे कि चेन शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अब देखो डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर में क्या डिफरेंस है। डिपार्टमेंटल स्टोर का मैंने आपको क्या बताया था कि एक ही रूफ के नीचे, एक ही बिल्डिंग के अंदर में अलग अलग शॉप बनी हुई है। आप जिस भी वैरायटी का, जिस भी टाइप का प्रोडक्ट आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर पर एक सिंगल पर्सन की मैनेजमेंट, सिंगल पर्सन की ओनरशिप रहती है। चेन स्टोर के अंदर भी यही रहता है कि एक सिंगल पर्सन की मैनेजमेंट रहेगी, लेकिन डिफरेंस क्या है। देखो, चेन हम गले में पहनते हैं तो हर एक कड़ी एक जैसी होती है। तो एक सिटी के अंदर, मान लो हिसार के अंदर बाटा के 3 शोरूम है, तो हर शोरूम के अंदर एक ही वैरायटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ही उनकी फिक्स प्राइस होगी, फिक्स उनका पैटर्न होगा, उनको डेकोरेट करने का भी पैटर्न फिक्स होगा। तो चेन स्टोर के अंदर भी सिंगल पर्सन की ओनरशिप रहती है, लेकिन फर्क क्या है कि एक जैसे प्रोडक्ट, एक वैरायटी के, एक पैटर्न के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, यानी यहाँ पर डिफर वैरायटी नहीं मिलेगी। तो डिफरेंस में सबसे पहले है वैरायटी की बात। यहाँ पर वैरायटी आपको क्या मिलेगी, वाइड वैरायटी, यानी एक से ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। मान लो आपको कपड़े लेने हैं, गर्ल्स को मान लो सूट लेने होते हैं, तो सूट के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखाई जाएंगी। लेकिन चेन स्टोर में हम बाटा का एग्जांपल लेते हैं, बाटा बनाता है फुटवियर, फुटवियर के अंदर उनके पास लिमिटेड क्या मिलते हैं, पैटर्न मिलते हैं। और वही पैटर्न चाहे आप हिसार के बाटा के शोरूम में जाइए, चाहे आप भिवानी के बाटा शोरूम में चले जाइए, पैटर्न आपको सेम ही मिलेगा। नेक्स्ट है कैश और क्रेडिट बेसिस। डिपार्टमेंटल स्टोर में कैश और क्रेडिट दोनों के अंदर गुड्स को सेल किया जाता है। यहाँ पर सेलिंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ कैश के अंदर। टाइप्स ऑफ कस्टमर क्या आता है कि हायर इनकम के जो कस्टमर होते हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर में आते हैं गुड्स को परचेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर चेन स्टोर के अंदर ऑल इनकम के लोग, चाहे मीडियम हो, चाहे हाई, चाहे लो, कोई भी लोग इसमें आके गुड्स परचेज कर सकते हैं। सर्विस क्या होती है, यहाँ पर वेरियस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एक ही छत के नीचे आप कपड़े भी परचेज कर सकते हो, शूज़ भी परचेज कर सकते हो, ग्रोसरी का सामान भी है, किचन का कोई सामान, कोई भी आइटम यहाँ पर आप परचेज कर सकते हो। चेन स्टोर के अंदर आपको सिंगल टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा और उसके लिमिटेड ही आपको पैटर्न मिलते हैं। डेकोरेशन में क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर की अपनी अलग डेकोरेशन है, लेकिन यहाँ पर डेकोरेशन भी यूनिफॉर्म मिलेगी। डेकोरेशन भी यूनिफॉर्म मिलेगी। आप बाटा के शोरूम के अंदर जाइएगा तो स्लीपर को, फुटवेयर को शो करने का, फुटवेयर को शो ऑफ करने का जो एक ग्लास के अंदर शो ऑफ करते हैं, वो पैटर्न भी सेम मिलता है उनका। फिर है प्राइसिंग। इनकी प्राइस अलग हो सकती है, एक डिपार्टमेंट तो दूसरे डिपार्टमेंट प्राइस में चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट और प्राइस और पैटर्न सब कुछ सेम रहता है। तीसरा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट करते हैं यहाँ पर लोकल लेवल पर, यानी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, दूसरे के अंदर अलग। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कितना भी नेशनल लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यानी एक हिसार के अंदर हो, चाहे महाराष्ट्र, यानी चाहे हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, कहीं भी बाटा का शोरूम है, एक बार ऐड कर दी मतलब बाटा के पूरी उस लोगों की ऐड होगी, तो बाटा पूरी किस कंपनी की ऐड होगी, क्योंकि एक जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में तो कपड़ों के लिए अलग ऐड करनी पड़ेगी, ग्रोसरी के लिए अलग ऐड करनी पड़ेगी, शूज़ के लिए अलग ऐड करनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नाम मात्र की फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि प्राइस फिक्स कर दी, पैटर्न फिक्स कर दिया, सब कुछ फिक्स है। तो सब कुछ फिक्स है तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ रहेगी, नाम मात्र की फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कस्टमर टू कस्टमर रेट में भी चेंज हो जाता है, कस्टमर टू कस्टमर वैरायटी, कस्टमर देख करके वैरायटी दिखाते हैं प्रोडक्ट की। तो ये है डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के अंदर डिफरेंस। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम एक कंट्री के अंदर रह करके किस तरीके से ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो वीडियो होगी, हमने नेशनल लेवल पर ट्रेड कर लिया, एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह करके हमने ट्रेड करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्रीज के साथ में ट्रेड करके देखेंगे कि हमारी कंट्री में जब ट्रेड कर रहे थे तब, और अब हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है।
किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो देखेंगे। तो ये अपना आज का टॉपिक था, इंटरनल ट्रेड, यानी जो एक कंट्री के अंदर जो ट्रेड कर रहे हैं उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। ये टॉपिक फिनिश। थैंक यू।